नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। वहीं आप सभी को बता दूं, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में अपने पिता के देहांत के बाद में अब भुवनेश्वर कुमार की मां कोरोना वायरस की चपेट में आ गई है। भुवनेश्वर की मां कोरोना पॉजिटिव पाई गई और एक निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने इसकी पुष्टि की है। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के बचे हुए मुकाबले अब सितंबर के अंदर यूएई में खेले जाएंगे। बीसीसीआई की विशेष बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है और अब आईपीएल से जुड़ी एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल के बचे हुए 31 मैच खाली स्टेडियम में नहीं होंगे। यूएई के स्टेडियम में 50% फैंस को एंट्री की इजाज़त भी दे दी गई है। बस उसके लिए एक शर्त को पूरा करना ज़रूरी होगा। वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के साथ ही ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस बीमारी का पैर पसार रही है। सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली यह बीमारी अब देश के 26 राज्यों तक में फैल चुकी है। जानकारी के अनुसार पूरे देश में इस समय इसके लगभग 20,000 मरीज हैं और लेकिन बड़ी समस्या तो इसमें यह है कि इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी भी दिखाई दे रही है और इसकी इतनी कमी है कि कुल मांग के 10% के बराबर भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। शाम को सूरज ढलते ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा से सटे गांव में डीजे बजाए जाएंगे। जितनी तेज आवाज़ में मुमकिन हो डीजे पर गाने बजाए जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही मशालें भी जलाई जाएंगी। टीन के डिब्बे भी जोर जोर से बजाए जाएंगे। नगाड़े और थाली बजाने के निर्देश भी दिए गए हैं। टिड्डियों के संभावित हमले को देखते हुए यह तैयारी की जा रही है। बीते साल भी जून में ही लाखों टिड्डियों के दल ने खेतों पर हमला किया था और टिड्डियां और उनके अंडों को भी कैसे खत्म किया जाए इसकी तैयारी चल रही है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार। केंद्र की सरकार को 7 साल पूरे हुए और वर्षगांठ बनाने की जगह हमें लगता है कि केंद्र सरकार को देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज देश में जो भयानक दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो मैं समझता हूँ किसी भी सभ्य समाज के लिए बड़े असंतोष पैदा करने वाले हैं। लाशों के ढेर लग रहे हैं, महामारी फैल रही है और साल 1.5 साल से जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही। ना वैक्सीन्स हैं, ना पर्याप्त ऑक्सीजन था, ना दवाइयाँ थीं, ना इंजेक्शन्स थे और ना वो बेड्स उपलब्ध करा पाए थे। हमें लगता है कि केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, स्टिमुलस पैकेज, वो भी आज तक किसको उसका हित मिला है ये जानकारी किसी को मिली नहीं है। मैं मानता हूँ कि सरकार वो होती है जो जनता की सेवा करे और कठिन समय में जब चुनौती हो और आपदा कभी भी आ सकती है, लेकिन उस आपदा का रिस्पॉन्स क्या है, किस आत्मीयता से, किस मानवता की भावना को लेकर हम उस संकट का सामना करते हैं, इस कसौटी पर ये सरकार पूरी तरह फेल हुई है। आज पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये लीटर से ज़्यादा हो गए हैं। कारखाने, दुकान, उद्योग सब बंद हैं और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है और जो गरीब थे वो आज इस कगार पे पहुंच गए हैं कि उनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है। तो जो गरीब तबका है, जो ऐसे लोग हैं जिनको आज सहायता की ज़रूरत है, उन तक केंद्र सरकार मदद नहीं दे पा रही है। और वर्षगांठ बनाने का जो आज आप कोशिश कर रहे हैं कि हम सुर्खियां बटोर लें और हम गांव में जाएंगे, सेवा करेंगे, लेकिन ये बहुत इसमें देरी हो चुकी है। आज तो समय माफ़ी मांगने का था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को अखबार की सुर्खियों के अंदर बता दूं कि राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार ने 2 जून यानी कल से त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया है। इसके अंतर्गत कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ये लॉकडाउन के नाम तो बदल दिए गए हैं और इन लॉकडाउन के नाम को बदलने के साथ ही हर एक लॉकडाउन के अंदर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कई केस कम हो गए हैं और इसी के चलते हुए 2 तारीख से अनलॉकडाउन की तैयारी यानी कि मिनी अनलॉकडाउन की तैयारी की गई है, जिसका नाम जन अनुशासन मॉडिफाइड अनलॉकडाउन किया गया है। वहीं आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत क्या क्या छूट दी गई है और
किस किस को राहत प्रदान की गई है। सबसे पहले हम बात करें जो निजी वाहन सुबह 5 बजे से 12 बजे तक के लिए निकल रहे थे, वह अभी भी 5 बजे से 12 बजे तक ही निकल पाएंगे। शादी समारोह को 30 जून तक के लिए बंद रखा गया है। यह एक बड़ा फैसला है। और इसी के साथ साथ होम डिलीवरी को रात को 10 बजे तक चालू किया गया है। पहले यह 8 बजे तक चालू थी, लेकिन अब इसको 10 बजे तक के लिए चालू रखा गया है। वहीं अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक के लिए खोलने की अनुमति मिली हुई है। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थान जो अभी तक बंद चलते हुए आ रहे थे, मॉल और सिनेमा मॉल भी अभी तक बंद चलते हुए आ रहे थे, तो उनको अभी भी बंद ही रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही आवागमन में भी कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं कि सभी अभी 7 तारीख तक आवागमन अपने शहर के अंदर कर सकेंगे, लेकिन उसके बाहर नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता देता हूँ कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं जो अभी नहीं हुई हैं और इनको लेकर के लगातार मंथन भी किया जा रहा है, तो इसको लेकर के अब जो फैसला है वह 1 तारीख को आने वाला था, लेकिन अब इस फैसले को 3 तारीख तक के लिए रोक दिया गया है। आप सभी को बता दूं कि पहले 1 जून को यह फैसला आना था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 3 तारीख को फैसला देने की बात कही गई है। तो साथ ही साथ इसके अंतर्गत 7000 अभिभावक ऐसे भी हैं जो यह परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब तो 3 तारीख को पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ इस फैसले के अंदर आता है। साथ ही आप सभी को एक और बात बताता हूँ जिसके अंतर्गत वैक्सीनेशन और लॉकडाउन के चलते हुए बैंकों के अंदर खून की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वैक्सीनेशन करवा लिया है वह कुछ समय तक खून नहीं दे सकता है और लॉकडाउन के चलते हुए कई लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, तो वह खून देने भी नहीं जा रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वस्थ है वह यह सोचता है कि मैं अगर अभी खून दूंगा तो क्या पता मेरे में बाद में कमी आ जाए। तो इसी के चलते हुए अब बैंकों के अंदर खून की कमी देखने को मिल रही है और रक्तदान वहाँ युवाओं के द्वारा ही सबसे ज्यादा किया जाता था, लेकिन युवा अभी सबसे ज्यादा संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना का आंकड़ा गिरता हुआ जा रहा है और राजस्थान की राजधानी जयपुर जहां पर कल 401 मामले सामने आए थे, वहां अब मामले और गिर चुके हैं। अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात कर रहे हैं तो आपको आंकड़ों के बारे में बता दूं कि 220 कोरोना के नए संक्रमित सामने आए हैं और 26 इलाके तो जयपुर के अंदर ऐसे हैं जहां पर महज एक संक्रमित ही पाया गया है। लेकिन जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा झोटवाड़ा के अंदर 18 केस पाए गए और इसी के साथ साथ बाकी अजमेर रोड झूठवाड़ा में भी कई केस देखने को मिले। लेकिन अगर हम वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर कल 18 मरीजों की मौत भी होती हुई नजर आई है। तो अखबार की सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हम बात करेंगे हिंदू लड़कियों के ऊपर हो रहे अत्याचार की। अक्सर कहा जाता है कि अल्पसंख्यक को आरक्षण दी जाए, अल्पसंख्यक के साथ बुरा होता है, लेकिन जब बात आती है हिंदुओं की, अक्सर सभी प्रकार के प्रशासन और सरकार मौन नजर आती है। आखिर क्यों? आज हम आपको बताएंगे लव जिहाद के एक और ऐसे मामले की जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा, आखिर अल्पसंख्यक कौन या फिर किसको दबाया जा रहा है और किसके साथ अन्याय हो रहा है। लखनऊ का मामला है जहां आबिद नाम के एक युवक ने अपना नाम आदित्य बताकर इंदिरा नगर में बुटीक चला रही एक लड़की के साथ झूठ बोलकर विवाह किया। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद उसे प्रताड़ित करने लगा। प्रताड़ित करने के बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। यानी कि पहले वो लड़की हिंदू थी, विवाह करने के बाद जो कि एक झूठा निकाह था, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया, उसे मुसलमान बना दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आबिद आदित्य क्यों बना? ऐसे कई सवाल पूछने के बाद कई प्रकार के आप चैनलों पे देखोगे कि जब भी ऐसे किसी तरह का सवाल उठता है और वहां पर किसी मौलाना या मौलवी से ये पूछा जाता है कि आबिद ने आखिर एक हिंदू लड़की से शादी क्यों की, जबकि आपके धर्म में तो हिंदुओं से शादी करना हराम माना गया है, लेकिन उसके बावजूद भी
अक्सर ये मामला सामने आता है कि एक मुस्लिम ने अपना नाम बदलकर एक हिंदू से शादी कर ली, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। सबसे बड़ा सवाल आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि अगर किसी से आप प्रेम करते हो तो उसका धर्म परिवर्तन करवाने की कहां जरूरत है? क्यों आप हिंदू को मुसलमान बनाते हो? आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला और आखिर किस प्रकार इस युवती को ये पता लगा कि आबिद पहले से ही 3 बार शादी कर चुका है और उसके साथ बच्चे भी हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, फिर आप खुद ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर किसके साथ अन्याय हो रहा है। शातिर जालसाज आबिद हावरी ने खुद को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर इंदिरानगर में रहने वाली एक बुटीक संचालिका को प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया। जब महिला को हकीकत पता चली कि 3 अन्य महिलाओं से शादी कर चुका है और 7 बच्चों का बाप है, तो पीड़िता ने इंदिरानगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद रविवार दोपहर पुलिस ने आरोपित आबिद हावरी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि आबिद उसे ब्लैकमेल कर उसके करीब 20 लाख रुपए जेवर ऐंठ चुका है। किराए पर मकान लेने के लिए आया था महिला के घर, आदित्य नाम बताकर प्रेम जाल में फंसाया। इंस्पेक्टर इंदिरानगर अजय त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी आबिद 2015 में महिला के घर पर किराए पर कमरा लेने गया था। आबिद ने अपना नाम आदित्य प्रताप सिंह बताया, तभी उसका नंबर ले लिया। उसके बाद बातचीत कर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। आबिद मूल रूप से आजमगढ़ में बखरा फूलपुर का रहने वाला है, जहां अंसल गोल्ड सिटी क्रिस्टल पैराडाइज ई ब्लॉक में रहता है। अंसल अपने घर पर ऑफिस बना रखा था, वहां बंदूक और पिस्टल भी रखे थे। कई फाइलों में पुलिस से संबंधित फर्जी दस्तावेज भी रखे थे, इस कारण उस पर विश्वास हो गया। कई बार महिला को अंसल गोल्ड सिटी स्थित मकान में भी ले गया, वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। आबिद ने प्रेम प्रसंग के दौरान महिला का अश्लील वीडियो भी बनाया। उसके बाद 12 मई 2016 को जबरन डरा धमका कर महिला को घर में ही निकाह कर लिया। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद आबिद उसे अपने घर ले गया, वहां उसका नाम बदलकर आयशा के नाम से वोटर आईडी व आधार कार्ड बनवाया। आए दिन प्रताड़ित करता था। इस दौरान पता चला कि 3 शादियां पहले ही कर चुका है, जिससे उसको 7 बच्चे हैं। बाराबंकी, हैदरगढ़ और सुल्तानपुर में अपनी पोस्टिंग बताता था। पीड़िता ने बताया कि अपनी गाड़ी में पुलिस का लोगो लगाकर आबिद उसके घर आता था। वर्दी कभी नहीं पहनकर आया, वह वर्दी में फोटो दिखाता था। कहता था कि क्राइम ब्रांच वाले वर्दी नहीं पहनते। आपने जो 15 मेरा जब मकान बन रहा था तो ये आदमी आया, उसने कहा कि मैडम क्या मकान आप जो बनवा रही हैं क्या किराए पे उठाएंगी? तो हमने कहा हाँ उठाएंगे। तो कल मैडम अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, जिससे मैं फ़ोन करके आपसे पूछता रहूँगा। हमने फ़ोन नंबर दे दिया। तो हर ये 10 दिन पे, 15 दिन पे या 12 दिन पे सारा फ़ोन करके पूछ रहा मैडम मकान कंप्लीट होगी? हमने कभी नहीं भैया, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब बताएंगे। फिर इसका 3-4 महीने फ़ोन मतलब कोई फ़ोन नहीं आया। फिर मेरा मकान कंप्लीट हो गया, मैंने दूसरे बच्चों को किराए पे मकान दे दिया। फिर इसका कुछ महीनों बाद फ़ोन आया कि मैडम मकान तो हमने कहा भाई बना भी था और हमने दूसरों को दे दिया। फिर इसका कुछ महीने बाद फ़ोन आया तो हमने कहा हाँ ये कमरा खाली होने वाला है, वो होगा तो मैं दे दूँगी। तो कहने क्या मैं कमरा आके देख सकता हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हमने कहा कमरा हम नहीं दिखा पाएंगे, जब तक कमरा खाली नहीं होता हम कमरा नहीं दिखाते। तो इस तरह से ये मेरे साथ मतलब आता रहा, बातचीत करता रहा, मेरे साथ व्यवहार करता रहा, सब करता रहा। और इसने मुझे बताया कि मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं क्राइम ब्रांच में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर हूँ। तो इस तरह से फिर इसने कुछ दिन बाद कहा कि मैडम वो क्या, अरे आपने भी शादी नहीं की, मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी मर गई, मेरा एक छोटा बेटा है, उसको एक माँ मिल जाएगी और आपको भी एक परिवार मिल जाएगा। तो हमने ठीक है। फिर हमने कहा मेरे घर वालों से इस विषय में बात करो। तो उस बीच हम दोनों की मित्रता हो गई और इसने कुछ मेरी ऐसी फ़ोटो ले ली। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। तो हमने कहा कि बताया इसने कि मेरा नाम आबिद हवारी है। तो हमने कहा तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूँ तो नहीं हो सकता। इसने कहा कि इसने फिर कहा कि तुम्हारी कुछ फ़ोटो हैं और जबरन मेरे घर में जबरन मेरे साथ निकाह किया। विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन किन धाराओं में मुकदमा किया गया? इससे पहले भी और भी ये इस तरीके के कांड कर चुका है, ये पहली बार किया है? जो तहरीर के आधार पे जो हमने मुकदमा दर्ज किया है उसमें आईपीसी की जो उचित धाराएं हैं, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संप्रवर्तित प्रसिद्ध अध्यादेश 2020 के का भी वो एक्ट का भी उपयोग किया गया है। एक इसका फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि ये प्रधान पद प्रत्याशी है। तो क्या कहीं से प्रधान पद का प्रत्याशी भी रहा है? ये क्या फोटो का मामला है? एक्चुअली इसलिए अपना प्रतिरूपण लगातार करता रहता है। जैसे ये क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की भी फोटो इसने बना रखी है। तो इन्होंने अपना प्रतिरूपण के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरीके से
अपना वो पहचान बदलता रहता है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं, उद्योग मंत्री के तूफानी दौरे पर नहीं लग रहा है विराम। राहुआस और कलावास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा, तो वहीं सोमवार को आधा दर्जन से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद भी जारी है उनका तूफानी दौरा। साथ ही साथ दवा वितरण केंद्र, लैब, भर्ती मरीजों की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। वहीं मौके पर उपस्थित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सकों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ लालसोट क्षेत्र में मरीजों को उचित एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने को लेकर के उद्योग मंत्री स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। मौके पर मौजूद लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन। फतेहाबाद में मंगलवार को खेती कानूनों के विरोध का असर देखने को मिला। जिले के टोहाना में वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन करने आए जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों ने विधायक की गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान हमले में विधायक के निजी सचिव राधेश्याम बिश्नोई को चोटें आई हैं। इस मसले पर एक बार तो विधायक ने किसानों को गालियां निकाली, लेकिन बाद में एक वीडियो जारी करके सफाई देते नजर आए। सिरसा में कोरोना महामारी के दौरान मास्क न पहनने वालों के चालान काटने और करीब 1.5 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं देने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। हेल्थ इंस्पेक्टर देवेंद्र मोंगा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह डिप्टी सीएमओ का एनकाउंटर ऑफिसर और एक क्लर्क पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। 1 मिनट के वीडियो में खुद को बेकसूर बताते हुए हेल्थ इंस्पेक्टर देवेंद्र मोंगा ने सुसाइड की चेतावनी दे दी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की टीमों ने तलाश शुरू कर दी है। हिसार चंडीगढ़ के नेशनल हाईवे पर जुगलान गांव में बस अड्डे के नजदीक मंगलवार सुबह टेम्पो और गैस टैंकर के आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। इसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक टोल प्लाजा पर सफाई कर्मी के रूप में सेवारत तलवंडी राणा ने 6 लोग एक टेम्पो में सवार होकर मजदूरों के लिए निकले थे। जुगलान गांव में बस अड्डे के नजदीक इसी गाड़ी की गैस के एक कैंटर से टक्कर हो गई। हादसे में घायल लोगों को आसपास लोगों ने एम्बुलेंस बुलवाकर शहर के सिविल अस्पताल में भिजवाया। इनमें से 50 वर्षीय निर्मला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया और हादसे की जांच शुरू कर दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए गूगल से नंबर लेकर कॉल करने पर ठग ने किसान के अकाउंट से नंबर लिंक कराने का झांसा देकर उससे ANY डेस्क ऐप डाउनलोड करा ली, जिसके बाद किसान के फोन हैक करके उसके अकाउंट में 2 बार से कुल 15,761 रुपए ट्रांसफर कर लिए। किसान ने इस राणा पुलिस थाने में ठग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। गांव बिजावा निवासी किसान अंग्रेज सिंह ने बताया कि उनके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन उसके अकाउंट में किस्त नहीं आई। कोरोना के कारण कृषि विभाग में अधिकारी और कर्मचारी कम आ रहे हैं, इसलिए उसने गूगल से किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की। कॉल रिसीव करने वाले ने खुद को योजना का कर्मचारी बताया। युवक ने कहा कि उसके अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक न होने और अकाउंट अपडेट न होने के कारण किस्त नहीं आ रही है। वहीं सोमवार को देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण मंगलवार को पानीपत का मौसम सुहाना रहा। लोगों को तपती गर्मी और लू से राहत मिली। आज दिन में बादल छाए रहने का अनुमान है। आंधी और बारिश के साथ अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। 2 जून तक बादल छाने और बारिश की उम्मीद है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यास तूफान और बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवात का असर पानीपत में सोमवार रात से शुरू हुआ। आधी रात के बाद पहले तेज हवाएं चलनी शुरू हुई, इसके बाद बारिश हुई। तेज हवाओं और मध्यम बारिश में गर्मी के गुरूर को कुछ कम किया। आंधी बारिश का असर मंगलवार सुबह तक बना रहा। आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही हवाओं ने तपिश से राहत दिलाई। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खटवा के लिए 1 बीघा भूमि दान की गई है। साथ ही साथ भामाशाह कैलाश पारेख ने अस्पताल निर्माण के लिए अपनी खातेदारी की जमीन को दान किया है। साथ ही अस्पताल के लिए यह दान किया गया और धार्मिक स्थलों को दिए गए दान से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। यह सिद्ध भी हुआ है कि कोरोना महामारी में
यह सिद्ध भी हुआ है कोरोना महामारी में। वहीं लालसोट के खटवा गांव निवासी कैलाश चंद पारिक ने 1 बीघा भूमि अस्पताल के लिए दान कर कोरोना काल के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। साथ ही भामाशाह कैलाश चंद का उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी आभार जताया है। खटवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का निर्माण होगा। चलिए अब एक रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जो शिवानी मंडी से आ रही है। आप सभी को बता दूं कि बसपा सुप्रीमो पर जातिवादी टिप्पणी करने के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो, ऐसा राजपाल खेड़ा ने कहा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उपमंडल कॉम्प्लेक्स में स्थित डीएसपी कार्यालय के बाहर मंगलवार को बहुजन समाज के विभिन्न संगठनों व कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन का विरोध जताया। इस मौके पर छात्र संगठन डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश प्रभारी व छात्र नेता राजपाल अंबेडकर खेड़ा ने अभिनेता रणदीप हुड्डा के खिलाफ एक लिखित शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक भिवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवानी व थाना प्रभारी सिवानी को 27 मई को दी थी, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। बहुजन संगठनों ने अभिनेता रणदीप हुड्डा के खिलाफ अनुसूचित जाति अधिनियम के अधीन मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। छात्र नेता ने कहा कि 26 मई सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल मिली जो बहुत ही गलत व अश्लील था, जिसमें रणदीप हुड्डा ने एक वीडियो में 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जातिवादी व अश्लील भद्दा मजाक किया, जिसमें अनुसूचित जाति समाज की भावनाओं पर गहरा आघात पहुंचा है। खेड़ा ने कहा कि यह मजाक केवल मायावती ही नहीं, संपूर्ण नारी जाति को अपमानित करने वाला है। हम बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर के डीएसपी ऑफिस सिवानी के बाहर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने पुलिस प्रशासन सिवानी को और एसपी महोदय भिवानी को 27 जून को एक शिकायत दी थी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से मांग भी करते हैं कि वो समय रहते हमारी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जाए, अन्यथा हमें बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, नाबालिग टेनिस प्लेयर के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, नाबालिग ने कोच पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। ज्योतिनगर थाने का ये मामला। एसएमएस स्टेडियम में कोचिंग के लिए नाबालिग आती थी, टूर्नामेंट के बहाने उदयपुर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप। आपको बता दें कि टेनिस प्लेयर के साथ दुष्कर्म का मामला है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस अभी भी छानबीन में जुड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। जयपुर में जहां एक तरफ कोरोना का विस्फोट की वजह से पूरे जयपुर की हालत खराब हो गई थी, वहीं कल जयपुर के अंदर जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। मुसलमान समाज के समाज सेवी हाजी रफत अहमद के इंतकाल के बाद उनके जनाजे में करीब 15,000 के करीब लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके बाद प्रशासन कोई कार्रवाई करने की जगह वहां पर सुरक्षा इंतजाम करते हुए नजर आई। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की जबरदस्त चपेट में आई हुई राजस्थान की राजधानी जयपुर में लॉकडाउन के दौरान सरकार की आंखों के सामने सोमवार को कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जयपुर के जाने माने समाज सेवी हाजी रफत अहमद के इंतकाल के बाद उनके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ में आम लोग ही नहीं, जयपुर के आदर्श नगर के कांग्रेस विधायक रफीक खान समेत कई नामी राजनीतिक शख्सियतें ने शामिल हुए। पुलिस भी भीड़ को रोकने के बजाय जनाजे के दौरान सुरक्षा इंतजामों में जुटी रही। हाजी रफत का जनाजा पुलिस सुरक्षा में जयपुर के रामगंज बाजार से निकाला गया। जनाजे के वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। इस पर पुलिस ने अब विधायक रफीक खान समेत 11 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। हाजी रफत मोहम्मद जयपुर के जाने माने समाज सेवी व सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल थे। सोमवार को सुबह घर पर फज्र की नमाज के दौरान हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया। सूफी विचारधारा के प्रचार प्रसार में हाजी रफत का अहम योगदान था।
उन्होंने हमेशा पैगंबर इस्लाम की शिक्षाओं पर जोर दिया। सालाना जुलूस मोहम्मदी हाजी रफ़त की निगरानी में ही निकलता था। शिक्षा की अलग जगाने में हाजी रफ़त का काफी नाम रहा। बताया जाता है उन्होंने मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे में कंप्यूटर थमा दिया था। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। Hello and welcome to News 19. Let's have a quick look on the big news so far. West Bengal Governor Jagdeep Dhankar on Tuesday started fresh controversy by saying ego prevailed over public service. On Chief Minister Mamata Banerjee skipping Prime Minister Narendra Modi's meeting to review post-cyclone damage on May 28, Mr. Dhankar said that the Chief Minister has called him before the meeting at the Kalikunda in Paschim Medinipur district and indicated that she won't attend if the leader of opposition Suvendu Adhikari is present in it. CBSE Class 12 Examination 2021 decision is unlikely to be announced by the Union Government on 21st June. The Education Minister is likely to make the announcement only after the court's decision. The next hearing regarding cancellation of Class 12 examination is June 3, 2021. The centre informed the Supreme Court on May 31st that the decision on Class 12 examination will be taken in next 2 days. The state government has already submitted their detailed suggestions regarding the conduct and format of CBSE Class 12 examination to the ministry. The Delhi government on Tuesday paved the way for the home delivery of Indian and foreign brands of liquors in national capital, allowing people to place their order through a mobile application or online web portal by which certain conditions. The legal provision has been included in the Delhi Excise Rule 2021, which was notified on Monday. The move comes from the week after the changes to the Delhi Excise Policy 2021 has received the approval of Lieutenant Governor Anil Baijal. Officials said not every liquor retailer will be allowed to carry out home delivery of alcohol under the new rules. Only a particular kind of license holder will be allowed to be home delivered liquors. Actor Rohan Mehra has said that he has shocked hearing about Ye Rishta Kya Kehlata Hai co-star Karan Mehra's arrest in the connection with a domestic dispute. He said that in the last 5 years that he's known Karan, he has never heard him raise his voice. I am extremely shocked to read the news, but I won't like to comment on the matter at the moment, as I feel it's their personal life and they know only what has gone wrong, she told. He added, I know him since last 5-6 years and he is very good person in real life. He has been very respectful with everyone working with him on the sets, including technicians. I have never seen him losing his temper or raising his voice on somebody. The Uttar Pradesh government on Sunday announced relaxation in the statewide COVID curfew on weekdays in district with less than 600 active cases with efforts from June 1st. There are 55 such districts in the state at present, excluding the capital city of Lucknow. The weekend curfew and the night curfew will continue statewide as before. Also, there will be no easing of curbs in any of the contaminated zone in the state. This is the first time the government announced relaxation since the partial curfew was introduced on April 30. It was extended several times thereafter. The last extension was till 7 a.m. on May 31st. That's all for today's update. For further updates, stay tuned with us. राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिनका काफी वर्चस्व है, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन दोनों के बीच में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। यह तो पूरा राजस्थान के साथ साथ देश भी अब जान चुका है। और इसी के चलते हुए सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पार्टी से अलग भी हुए थे और उन्होंने कहा था कि गहलोत सरकार ने जो वादे किए हैं वह वादे अभी तक पूरे नहीं किए हैं और उनको वादे पूरे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कई कमियां भी गिनाई थी, लेकिन इस बार कुछ और ही होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं इस पूरी रिपोर्ट की ओर, जिसमें मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, उन्होंने पहले तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कमियों को गिनाया, जबकि वह खुद भी उसी पार्टी के थे और अब वह किसी और की नहीं केंद्र सरकार की खामियों को गिनाने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार, उनके 7 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है अभी 2 दिवस पहले और उसी को लेकर के सचिन पायलट ने कई बड़े बयान दिए हैं।
क्या बयान दिए हैं मैं आप सभी को बताता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 साल पूरे हो चुके, लेकिन उनकी कई ऐसी नाकामियां हैं जिसके चलते हुए उन केंद्र सरकार को, राज्य सरकार और बाकी जगह से सभी से माफी भी मांगनी चाहिए। इतनी बड़ी बात सचिन पायलट ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन, दवाएं और हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्थाओं में भी कमी रही है, तो इसी को लेकर के भी उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को अवगत करवा दूं कि राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की सरकार है और केंद्र सरकार जो भाजपा की सरकार है, जब राजस्थान सरकार की भी यही कमियां गिनाई गई और कांग्रेस के बाद में केंद्र में बीजेपी सरकार की भी यही कमियों को गिनाया गया, तो फिर आखिरकार जब ये दोनों ही सरकारें गलती कर रही हैं तो उसका समाधान क्या कुछ निकल सकता है। आइए एक नजर डालते हैं पहले कि सचिन पायलट ने और क्या क्या केंद्र सरकार को आड़े हथेलते हुए कहा है। केंद्र की सरकार को 7 साल पूरे हुए और वर्षगांठ बनाने की जगह हमें लगता है कि केंद्र सरकार को देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज देश में जो भयानक दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो मैं समझता हूँ किसी भी सभ्य समाज के लिए बड़े असंतोष पैदा करने वाले हैं। लाशों के ढेर लग रहे हैं, महामारी फैल रही है और 1.5 साल से जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही। ना वैक्सीन्स हैं, ना पर्याप्त ऑक्सीजन था, ना दवाइयाँ थीं, ना इंजेक्शंस थे और ना वो बेड्स उपलब्ध करा पाए थे। हमें लगता है कि केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, स्टिमुलस पैकेज, वो भी आज तक किसको उसका हित मिला है ये जानकारी किसी को मिली नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार वो होती है जो जनता की सेवा करे और कठिन समय में जब चुनौती हो और आपदा कभी भी आ सकती है, लेकिन उस आपदा का रिस्पॉन्स क्या है, किस आत्मीयता से, किस मानवता की भावना को लेकर हम उस संकट का सामना करते हैं, इस कसौटी पर ये सरकार पूरी तरह फेल हुई है। आज पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये लीटर से ज़्यादा हो गए हैं, कारखाने, दुकान, उद्योग सब बंद हैं और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है और जो गरीब थे वो आज इस कगार पे पहुंच गए हैं कि उनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है। तो जो गरीब तबका है, जो ऐसे लोग हैं जिनको आज सहायता की ज़रूरत है, उन तक केंद्र सरकार मदद नहीं दे पा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं हिमांशु और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सेडवा से, जहां पर 100 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस पर केंद्रीय मंत्री का कहना है कि रक्तदान करने से किसी के प्राण नहीं जा सकते, लेकिन किसी का बचाव हो सकता है। सेडवा उपखंड मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में मोदी सरकार के सुशासन के गौरवमयी 7 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन कार्यक्रम में विशाल रक्तदान शिविर में 100 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। भाजयुमो द्वारा आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनंतराम खिलेरी ने कहा कि रक्तदान दुनिया में सबसे बड़ा दान है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने जन्म और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए जब रक्त की वजह से अगर उसे प्राण निकलते हैं, तो उस समय अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त मिल जाता है तो उससे बड़ा कोई भी पुण्य का काम नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में रक्त से बढ़ करके कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अपने द्वारा दिया हुआ यह रक्त कब किसका प्राण बचा दे यह भी पता नहीं रहता, लेकिन बैंक में रखा हुआ पैसा किसी के काम नहीं आ सकता, लेकिन बैंक में रखा हुआ रक्त किसी भी वक्त और किसी भी समय काम में आ सकता है और प्राण बचाए जा सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास में अरबों खरबों पैसे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है उस समय धन दौलत आदि उसके कुछ भी काम नहीं आते, उस समय उसके प्राण अगर रक्त से बच सकते हैं तो उसके लिए अरबों खरबों पैसों से बढ़कर रक्त है। इसलिए रक्तदान का बहुत महत्व है और हर एक व्यक्ति को जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। अस्पताल के सामने वकील ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में केजी स्टोन हॉस्पिटल के बाहर मचाया हंगामा। क्रिश्चियनगंज
थाना पुलिस ने इसे आरोपी को हिरासत में लिया है। अधिक नशे के चलते बिगड़ गया था वकील का मानसिक संतुलन। सरगोट चेक पोस्ट पर ट्रक ने मारी टक्कर, 3 वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त। चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस ने पीछा कर ट्रक को पकड़ा। गनीमत रही, कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। रामगंज इलाके में जनाजे में हजारों लोगों के जमा होने का मामला। पुलिस को पहले से लोगों के जमा होने की जानकारी थी, इसके बावजूद पुलिस ने भीड़ को रोकने का नहीं किया प्रयास। नाबालिग टेनिस प्लेयर के साथ दुष्कर्म, नाबालिग कोच पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, कोच पर लगाया देश शोषण का आरोप। एसएमएस स्टेडियम में कोचिंग के लिए आती थी नाबालिग। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की वैक्सीन को लेकर प्रतिक्रिया, वैक्सीन वेस्टेज को लेकर स्थिति की स्पष्ट। 31 मई तक राज्य में 1,68,41,240 लोगों को लगी वैक्सीन। 18 से 44 आयु वर्ग में राज्य का वेस्टेज शून्य बताया। टोल प्लाजा के पास क्रेन और बाइक की भिड़ंत, आमने सामने हुई भिड़ंत में 2 लोग घायल, घायलों को मालपुरा अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की हालत नाजुक होने के चलते जयपुर किया गया रेफर। बाबा रामदेव और एलोपैथिक विवाद का असर, अब अजमेर में भी जीएलएन हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने जताया विरोध। बाबा रामदेव के बयान के विरोध में बांधी काली पट्टी। नर्सिंग स्टाफ ने भी चिकित्सकों के साथ दिया आश्वासन। 2 भरे और बजरी ले जा रहे आधा दर्जन ट्रॉले ट्रैक्टर को किया गया जब्त। एसएचओ श्री कृष्ण मीणा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। अचानक हुई कार्रवाई से बजरी चालकों में हड़कंप, जब्त वाहनों को लाया जा रहा बौली थाना। गोगलाव के पास सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। सदर थाना पुलिस पहुंची मौके पर। युवक के शव को नागौर जेएलएन अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। मंगरोप भीलवाड़ा में अवैध बजरी दोहन पर बड़ी कार्रवाई। मंगरोप एसएचओ मोतीराम रायका के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। बनास नदी कल्याणपुरा में दबिश, बजरी से भरे 7 एवं 3 खाली ट्रैक्टर को किया जब्त। बजरी से जुड़े लोग हुए भूमिगत। बनास नदी क्षेत्र में बढ़ाई गई गश्त। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हिमांशु और इस वक्त की खबर आ रही है गड्ढा रोड से, जहां राजस्थान में भीषण गर्मी होने के कारण पक्षी परेशान हो रखे हैं। वहीं गड्ढा रोड स्थित भीषण गर्मी के कारण पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए गए। बाड़मेर जिले की पश्चिमी सरहदी उपखंड गडरा रोड की ग्राम पंचायत जनकाली के सरपंच कैलाश दान चारण एवं पक्षी प्रेमी सुरेश राजपुरोहित, एडवोकेट चित्रदान द्वारा पंचायत समिति गडरा रोड, पंचायत समिति शिव इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों को पानी पिलाने के लिए 1100 परिंदे लगा करके लोगों को पुण्य की इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपील की है। चलिए अब एक रुख करते हैं दौसा जिले की ओर, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के बांदीकुई के अंदर फर्जी एसीबी टीम को पकड़ लिया गया है। लोगों को ऐड दिखा करके पैसे ऐंठने का काम भी किया जाता था और इसी के चलते हुए उनका पर्दाफाश हो चुका है। साथ ही साथ गिरोह के 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अपने आप को बताते थे एसीबी में पद स्थापित, वहीं दुकानदारों के नंबर प्राप्त करते थे फोन और फोन पर करते थे पैसों की भी मांग। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पैसे नहीं देने पर अपहरण करने की धमकी भी दी जाती थी। साथ ही जानकारी सूत्रों के अनुसार करीब आधा दर्जन वारदातों को अंजाम भी दे चुके हैं। और वहीं दौसा एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देशन पर बांदीकुई थाना प्रभारी राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चलिए अब एक रुख करते हैं दौसा जिले की ओर, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के बांदीकुई के अंदर फर्जी एसीबी टीम को पकड़ लिया गया है। लोगों को ऐड दिखा करके पैसे ऐंठने का काम भी किया जाता था और इसी के चलते हुए उनका पर्दाफाश हो चुका है। साथ ही साथ गिरोह के 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अपने आप को बताते थे एसीबी में पद स्थापित, वहीं दुकानदारों के नंबर प्राप्त करते थे फोन और फोन पर करते थे पैसों की भी मांग। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पैसे नहीं देने पर अपहरण करने की धमकी भी दी जाती थी। साथ ही जानकारी सूत्रों के अनुसार करीब आधा दर्जन वारदातों को अंजाम भी दे चुके हैं। और वहीं दौसा एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देशन पर बांदीकुई थाना प्रभारी राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया।